नमस्कार साथियों, मैं योगेश व्यास एक बार पुनः सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बजट और आर्थिक समीक्षा को लेकर के आए हैं, जिसमें आपके बजट के और आर्थिक समीक्षा के चैप्टर वाइज सारे के सारे एमसीक्यू कवर हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक पूरी आर्थिक समीक्षा के बजट जो आपका वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो पेश किया था 10 जुलाई 2024 को, उसके लगभग 64-65 क्वेश्चन है उनको, और आर्थिक समीक्षा के लगभग 150-200 क्वेश्चन है। इनको आप एक बार देख लो, ढंग से समझ लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आगामी जो परीक्षाएं आपकी सीईटी है, 10+2 वाला है, ग्रेजुएशन वाला है, इसके अलावा आपकी क्या बोलते हैं ग्रेड सेकंड है, आरएएस है, जो भी एग्जाम है, जब तक नया डाटा नहीं आएगा, नया सर्वे, नया बजट नहीं आएगा, तब तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। मान के चलना हर एग्जाम में आपको कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें सारी योजनाओं का भी क्या है निचोड़ रख रखा है हमने। ठीक है, चालू करें, देखते जाना, सुनते जाना, समझते जाना। सबसे पहले बजट 2024-25 के अनुसार गेहूं का समर्थन मूल्य पर कितने रुपए का बोनस दिया गया है? तो कितने रुपए का दिया गया? 125 रुपए का। कितने का? 125 रुपए का। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आपका? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ 1 दिसंबर 2018 को किया गया। बात सही है, तो बात सही है। राजस्थान में योजना के तहत 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, अभी घोषणा की है इस बजट में कि आपको 6,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8,000 रुपए कर दिया गया। अब कितना कर दिया? 8,000। पहले कितना था? 6,000 रुपए। तो आंसर क्या होगा? इसके दोनों कथन सत्य हैं। इसके बाद तीसरा नंबर देखो, राजस्थान में वर्ष 2047 के लिए कौन सा आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया? $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया। भारत की बात करूं तो भारत का कितना है? 2.9 ट्रिलियन डॉलर, लगभग $3 ट्रिलियन की हमें क्या बनना है? अर्थव्यवस्था बनना है। और हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि 2047 तक हम क्या बन जाएंगे? विकसित भारत के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी विकासशील है, आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? विकसित में। इसके बाद देखो, वर्ष 2024 के अमृत कालखंड के दौरान राजस्थान के कौन से वर्ष में राजस्थान को विकसित करने का लक्ष्य लिया है? तो कितना लिया है? लगभग 2047 तक। कब तक? 2047 तक क्या करना है? विकसित में कन्वर्ट करना है। आप साथ के साथ ही क्या लेकर के जाना, इसके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। मैं साइड से लेकर के स्लाइड करता जा रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलते चलना। आगे देखो, इसके बाद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के तहत कितने जिले लाभान्वित होंगे? यदि मैं बात करूं आपके वर्तमान जिलों के हिसाब से, तो वर्तमान जो 50 जिले उनमें से 21 जिले लाभान्वित होंगे। कितने होंगे? 21। यदि मैं वैसे बात करूं 33 जिलों के हिसाब से, तब जिले होंगे आपके 13। कितने होंगे? 13। ध्यान रखना, 33 जिलों के हिसाब से 13। बजट के हिसाब से जो बात कर रहे हैं उसमें कितने हो गए आपके? 21। यदि सर्वे के हिसाब से बात करूंगा, कितने हो जाएंगे? 13। ध्यान रखना, यहाँ 13 होंगे। क्लियर है? आगे देखो, इसके बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? ध्यान रखना, कब किया था? 2005-6 में। कब किया था? 2005-6 में। भारत के FRBM एक्ट, इसको बोलते हैं FRBM एक्ट। भारत के FRBM एक्ट की बात करूं तो भारत का FRBM एक्ट कब का है? 2003 का है। कब का है? 2003 का, जिसमें राजस्व घाटा 0, राजकोषीय घाटा 3% रखने का लक्ष्य रखा गया। कितना? राजस्व घाटा 0, राजकोषीय घाटा 3%। आगे सुनना, आगे समझना, भारत का कितना है? 2003। 16वीं विधानसभा का परिवर्तित बजट 2024-25 किस तारीख को प्रस्तुत किया था? अभी बताया था मैंने, कब? 10 जुलाई को। कब पेश किया गया था? 10 जुलाई 2024 को। किसने पेश किया था? दिया कुमारी जी ने पेश किया था। किसने किया था? दिया कुमारी। कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। किसके कहने पे किया था? राज्यपाल के कहने पे। कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 202 कौन पेश करवाता है? राज्यपाल। पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। अमूमन होता क्या है राजस्थान में? फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो किसके पास होता है? सीएम के पास होता है। इसलिए पेश कौन करता है? इसको हमेशा सीएम पेश करता है। अब किसने किया? आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर बना रखे हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने पेश किया है। कौन सा आर्टिकल से? 202 से। यदि भारत की बात करो तो राष्ट्रपति के कहने पर फाइनेंस मिनिस्टर करता है, और उसका आर्टिकल है कौन सा? 112। आगे देखो, जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को बताइए कि जल जीवन मिशन का प्रारंभ अगस्त 2019 में किया गया। बात सही है? तो बात सही है। जल जीवन मिशन के तहत जारी रैंकिंग में डीडवाना कुचावन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बात सही है कि गलत है? तो बात सही है। इसके अलावा इस योजना के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाएगा। बात सही है कि गलत है? इसकी क्या आंसर है? बात सही है। केंद्र व राज्य का वित्त अनुपात क्या है? केंद्र राज्य का वित्त अनुपात कितना रखा गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, 60:40 है। ये गलत है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी। यह अनुपात रखा गया 50:50। कितना रखा गया? 50:50। अमूमन योजना में क्या रहता है? 60:40 रहता है। जो पूर्वोत्तर राज्य उनके साथ रहता है 90:10 का। यहाँ पे रहता है 60:40। यहाँ आंसर क्या है इसका? 50:50। तो कौन सा कथन गलत हो गया? केंद्र राज्य का वित्त अनुपात 50:50 होगा। बात सही है।
इसके बाद आगे सुनना, समझने की कोशिश करना। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो रखा गया है कि भाई 25 लाख घरों में कितने, 25 लाख घरों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके, कितने 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके क्या रखा गया है, इसका लक्ष्य रखा गया है कि 25 लाख घरों में क्या पहुंचाना है, हमें जल पहुंचाना है। आगे सुनना, आगे समझना। चंबल नदी पर बनाई गई काली तीर्थ परियोजना के तहत निम्न में से कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो कौन से जिले लाभान्वित होंगे, धौलपुर और भरतपुर। कौन से होंगे, धौलपुर, भरतपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में बिजली की जो मांग में जो अनुमानित वृद्धि दर क्या रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 6%। कितनी रहेगी, 6%। इसके अलावा महलपुर बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो महलपुर बैराज है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है, पार्वती नदी पर। किस नदी पर बनाया जा रहा है, पार्वती नदी पर। सुनना, ये ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है जिसमें आपके 5 बैराज है और 1 बांध है। कितने बैराज है, 5 बैराज और 1 बांध है। एक बांध कहां पर है, डूंगरी बांध है। कहां पे, डूंगरी बांध। वो कहां पे आपके, सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कौन सा बांध है, डूंगरी बांध है। इसके अलावा एक बात और सुनना और समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे जो 5 बैराज हैं, कितने बैराज हैं, 5, जिसमें एक नाम है रामगढ़ बैराज है। कौन सा है, रामगढ़ बैराज है। एक खुद मालपुर बैराज है। कौन सा है, मालपुर। एक नवनेरा है। कौन सा है, नवनेरा है। एक राठौड़ है। इसके अलावा एक मेज है। कितने हो गए टोटल, 5। एक बांध मैंने बताया था, कौन सा, डूंगरी बांध है। क्लियर है। आगे देखो, इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन, वर्ष 2031-32 में परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। बात सही है, गलत है, तो बात सही है। ये क्या है, मेगावाट है। ठीक है। इसके बाद अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, किससे, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया। बात सही है, गलत है, तो बात सही है। अब यहाँ पे सुनना और समझना, जो अक्षय ऊर्जा स्रोत है इनसे कितना रखा गया, 33,600। कितना लक्ष्य रखा गया, 33,600 का। इसमें से भी पर्टिकुलर सौर ऊर्जा, किससे, सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा है आपकी और हाइड्रो है। कौन कौन सी है, सौर, पवन और हाइड्रो। तो सौर से रखा गया 22,200। कितने, 22,200। किससे, सौर से। पवन से रखा गया 8100 और 3300 किससे रखा गया, हाइड्रो से। किससे रखा है, हाइड्रो से। अक्षय ऊर्जा स्रोत को अपन क्या बोल सकते हैं, गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोल सकते हैं इनको। बात क्लियर है। तो कोयला और लिग्नाइट आधारित परियोजना में आरबीयूएनएल और कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्या किया गया, एमओयू किया गया। तो बात सही है। तो क्या आंसर होगा इसका, सभी कथन सही है। आगे देखो, बजट 2024-25 के तहत बोडाना सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, बोडाना किससे संबंधित है भाई, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है, जैसलमेर से। क्या इसका आंसर, जैसलमेर होगा। क्या होगा, जैसलमेर। इसके अलावा 2 और हैं। कितने, 2 सोलर पार्क और हैं। वो कहां पे विकसित किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं बीकानेर में। बीकानेर में कहां पर किए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, एक नाम है पुंगल, एक नाम है छतरगढ़। क्या नाम है, छतरगढ़। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ठीक है। इसके बाद देखो, पीएम सूर्यघर बिजली योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन को पहचानिए। 2 किलोवाट सोलर पैनल हेतु 60,000 रुपए की सब्सिडी। बात सही है। यहाँ पे 2 किलोवाट है। कितना है, 2 किलोवाट। यदि 1 किलोवाट होता, एक केजी पे कितनी दी जा रही है, 30,000 की। कितनी, 30,000 की। 3 केजी पे दी जा रही है 78,000। कितनी, 78,000। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करना। पीएम सूर्यघर योजना का लक्ष्य 300 यूनिट बिजली मुक्त प्रदान करना है। कितना है, 300 यूनिट मुक्त बिजली प्रदान करना है। तो बात सही है, गलत है, तो बात सही है। राजस्थान में बिजली से संबंधित वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। बात सही है, गलत है, तो बात सही है। तो इसमें क्या होगा, आपके तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही है। ठीक है। इसके बाद देखो आगे, 2024-25 के तहत इस वर्ष में कितने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है, तो आंसर क्या होगा, 25 लाख। कितना हो गया, 25 लाख। ठीक है। कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार को कितनी प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, कितनी होती है भाई सरकार द्वारा, तो 60% होती है। कितनी होती है, 60%। इसमें 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, 30% बैंक देती है आपको और 10% आपको स्वयं लगाना पड़ता है। टोटल हो गया 100%। 30% केंद्र, 30% राज्य, 30% बैंक, 10% आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखो आप, राजस्थान में आदर्श सौर ग्राम किस योजना के अंतर्गत बनाए जाने प्रस्तावित है। क्या है इसका आंसर, पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली घर योजना। इसके तहत क्या बनाए जाएंगे, आदर्श सौर ग्राम। आगे देखो, इसके बाद राजस्थान में प्रथम बार कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। क्या कह रहा है,
राजस्थान में प्रथम बार कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण किए जाना प्रस्तावित है? कितने? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कितने? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हैं। इसमें ध्यान रखना लगभग लगभग 2750 किलोमीटर, कितनी? 2750 किलोमीटर के आसपास क्या रहने वाली है, इनकी लंबाई रहने वाली है। और इसके लिए अभी रिसेंटली 30 करोड़ की डीपीआर साइन की गई है। कितनी? 30 करोड़ की डीपीआर क्या की गई है? मंजूरी दी गई है। ध्यान रखना इस बात को। कितने? 30 करोड़ की। आगे देखो इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन भी करते जाना साथ साथ ही। निम्न में से असत्य कथन बताइए। सवाई जयसिंह सेकंड के काल में जयपुर नगर बसाया गया, बात सही है गलत है? तो बात सही है भाई। सवाई जयसिंह सेकंड के समय क्या बनाया गया था? जयपुर बनाया गया था। जयपुर की स्थापना नवंबर 1927 नहीं है भाई, 1727 है। क्या? 1727। तो ये क्या हो गया? इसका गलत हो गया। विद्याधर भट्टाचार्य एवं मिर्जा इस्माइल ने जयपुर नगर की योजना बनाई थी, बात सही है गलत है? ये बात भी सही है। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने का दर्जा दिया था। जयपुर परकोटे को शामिल किया था 2019 में किया था, ये 2021 नहीं है। तो क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत है इसमें, ये भी गलत और ये भी गलत है। इसके बाद देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा में सुधार, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, जन सहभागिता के कार्यों का निस्तारण करना। क्या इसका आंसर होगा? जन सहभागिता के कार्यों का निस्तारण करना। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार कितने कस्टम हियरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे? तो कितने कस्टम हियरिंग सेंटर्स हैं? तो ध्यान रखना कितने? 1000। कितने बनाए जा रहे हैं भाई? 1000 कस्टम हियरिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कितने बनाए जा रहे हैं भाई? 1000 कस्टम हियरिंग सेंटर्स। इसके बाद आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करना। बजट 2024 के अनुसार राजस्थान में नशा मुक्ति केंद्र कहां बनाए जाएंगे? तो नशा का गढ़ जो बन चुका है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है? आपका पश्चिमी राजस्थान है, अपना पश्चिमी राजस्थान है। वहां जो बॉर्डर वाला इलाका है, गंगानगर वाला हुआ आपका, इधर से जैसलमेर बीकानेर वाला इलाका हुआ, जो आपके बॉर्डर से टच कर रहा है, वहां कौन सा नशे के गढ़ बन चुके हैं, क्योंकि पूरी सप्लाई वहां से होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना, समझना। तो इसी हिसाब से आंसर निकल जाएगा। क्या होगा? श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। आगे देखो इसके बाद, ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनाया जाएगा? तो कहां बनाया जा रहा है? संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में। कहां बनाया जा रहा है? संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में। ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस धार्मिक स्थल पर प्रारंभ किया गया था? ध्यान रखना कहां किया गया? त्रिनेत्र गणेश जी में। कहां किया गया? त्रिनेत्र गणेश जी। कहां पर? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इसके अलावा एक बात और याद रखना, पांडुपुल हनुमान जी हैं जो कहां पर है? सरिस्का। कौन से? पांडुपुल। ये कहां है? सरिस्का। यहां पर ईवी बेस्ड जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको विकसित किया जा रहा है। ये बजट 2025-26 की क्या आपकी घोषणा है? ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश जी और पांडुपुल। क्लियर है? इसके बाद देखो, निम्नलिखित धार्मिक स्थलों का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले डाढ़ देवी मंदिर है। डाढ़ देवी मंदिर कहां पर है? आपका कोटा में। कहां पर है? कोटा में। कौन सा है? डाढ़ देवी मंदिर है। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो गया आपका? डाढ़ देवी मंदिर। इसके बाद गोमतेश्वर मंदिर, ये कहां पर है आपका? प्रतापगढ़ में। हल्देश्वर महादेव मंदिर, कौन सा? हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये कहां पे? बालोतरा में। और अंबे माता मंदिर कहां पर है? पाली में। तो क्या हो गया इसका आंसर? 3, 2, 4, 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कार्ड कॉर्पोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपए का ऋण कितने प्रतिशत रियायती दर पर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा? तो कितने प्रतिशत दिया जाएगा? तो ध्यान रखना 2.5%। क्या होगा इसका आंसर? 2.5%। क्लियर है? इसके बाद आगे देखो, सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचकर जीवन रक्षा करने हेतु गुड स्मार्टियंस को प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रखना 10,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगला देखो, सेक्स सॉर्टेड योजना के तहत पशुपालकों को दी जाने वाली अनुदान राशि को कितने प्रतिशत बढ़ा देने का प्रस्ताव है? क्या कह रहा भाई? सेक्स सॉर्टेड, तो कितने प्रतिशत बढ़ा देने का प्रस्ताव है? तो इसमें ध्यान रखना, आप कितने हो जाएगी आपकी? 75। कितनी हो जाएगी? 75%। कितनी हो जाएगी? 75%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने दुधारू गाय एवं भैंस को बीमा किया जाएगा? तो कितने रुपए से किया जाएगा? 5-5 लाख रुपए से। कितने से? 5-5 लाख रुपए से। किस किस को? गाय को और भैंस को। और यहाँ पे ध्यान रखना, भेड़ और बकरी कौन कौन है? भेड़ और बकरी, इनको भी कितने से किया जाएगा? 5-5 लाख रुपए से किया जाएगा। ऊंट को कितने से किया जाएगा? किसको? ऊंट को। तो ऊंट को किया जाएगा 1 लाख से। किसको? ऊंट को। कितने से किया जाएगा? 1 लाख रुपए से ऊंट को बीमा दिया जाएगा। आगे देखो, इसके बाद नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि
कितनी होगी? किसको? क्या है आपके नवजात ऊंट का पालन पोषण करने के लिए। तो ध्यान रखना कितनी राशि दी जाएगी? 20,000 रुपए। कितनी? 20,000 रुपए। पहले कितनी थी? 10,000 रुपए थी। पहले कितनी थी? 10,000 रुपए। अब कितनी कर दी गई है? 20,000 रुपए कर दी गई है। क्लियर है यहां तक? आगे सुनना, आगे समझने की कोशिश करना। इसके बाद डूंगरपुर बरडा जनजाति नायक स्मारक कहां पर स्थित है? तो नाम में छिपा हुआ है, क्या है? डूंगरपुर बरडा। तो डूंगरपुर का मतलब क्या हो गया? डूंगर बरडा का मतलब क्या हो गया? डूंगरपुर में स्थित है। कौन सी जनजाति स्मारक? जनजाति नायक स्मारक। कौन सा? डूंगर बरडा। ध्यान रखना, दो स्मारक घोषित किए गए। कितने किए? 2 स्मारक घोषित किए गए। एक है बासिया चारकोटा, इसके अलावा दूसरा डूंगर बरडा। एक बात और ध्यान रखना, डूंगरपुर में क्या किया गया है? शिल्पग्राम भी कहां स्थापित कर रहे हैं? डूंगरपुर में। क्या स्थापित कर रहे हैं? शिल्पग्राम। इसके अलावा मैं एक बता रहा हूं आपको, कौन सा? बांसवाड़ा। क्या बता रहा हूं? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन सा है? तो आपका चोरिया चारकोटा, बासिया चारकोटा। बासिया चारकोटा ये कहां पे? आपके बांसवाड़ा में। कितने जनजातीय स्मारक हो गए? 2। और शिल्पग्राम कहां पे हो गया? डूंगरपुर में। क्लियर है? आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करना। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हर किसी का उद्देश्य होता है। आर्थिक स्थिरता हर किसी का उद्देश्य होता है। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण हर किसी का उद्देश्य होता है। घाटे का बजट ये किसी भी सरकार का क्या नहीं होता? उद्देश्य नहीं होता। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद राज्य बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमें। बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। किसके कहने पे? राज्यपाल के कहने पे। कौन सा आर्टिकल है? 202। कौन सा है? 202। यदि केंद्र की बात करो तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 112। कौन सा हो जाएगा? 112। उसमें क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। बजट कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, बजट कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। आगे देखो, इसके बाद राजस्थान का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? नाथुराम मिर्धा के द्वारा। किसके द्वारा? नाथुराम मिर्धा के द्वारा। ध्यान रखना, जो पहली विधानसभा थी, कौन सी थी? पहली विधानसभा, पहली निर्वाचित विधानसभा थी, उसका गठन जो हुआ था 29 फरवरी 1952 को हुआ था। पहली बैठक होती है 23 मार्च 1952 को। तो होती है 23 मार्च 1952 को। उससे पहले 3 मनोनीत सीएम थे। कौन कौन थे? आपके हीरालाल शास्त्री जी थे, CS वेंकटाचार्य थे, इसके अलावा कौन थे? जयनारायण व्यास। तीनों के तीनों मनोनीत थे। इसके बाद चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है। निर्वाचन में जयनारायण व्यास चुनाव हार जाते हैं, तब आपके सीएम बनते हैं टीकाराम पालीवाल। उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर था उनका नाम था नाथुराम मिर्धा। वो क्या करते हैं? अपना बजट पेश करते हैं। उसके बाद चुनाव वापस से होते हैं, केकेडी से चुनाव लड़ते हैं, एक सीट खाली कराई जाती है। उसके बाद जयनारायण व्यास चुनाव जीतते हैं और फिर वो वापस से क्या बन जाते हैं? सीएम बन जाते हैं। और जो टीकाराम पालीवाल थे उनको बना देता है डिप्टी सीएम। इसके अलावा ध्यान रखना, इसी पहली विधानसभा में, कौन सी? पहली विधानसभा में सीटें कितनी थी? 160 सीटें थी। कितनी थी? 160 सीटें। और दूसरी बात, इसके अलावा ये याद रखना, इसी पहली विधानसभा में अपने आपके अगले सीएम वापस से बनेंगे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। और 17 साल तक रहते, सबसे लंबा कार्यकाल है किसका? मोहनलाल सुखाड़िया जी का। चौथी विधानसभा तक रहते हैं। ठीक है, आगे सुनना, आगे समझने की कोशिश करना। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान मंडपम की स्थापना, राजस्थान मंडपम बनाने की घोषणा कहाँ की गई? तो कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। कहाँ की गई है? जयपुर में। भारत मंडपम खाए तो भारत मंडपम की बात करते हैं कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली, राजधानी में भाई। ये भी राजधानी में और ये भी राजधानी जयपुर में। और यहाँ पे माइस, क्या माइस का प्रयोग किया गया? किसका? MIC। ये क्वेश्चन था इस बार RS मेंस का, हमसे पूछ लिया था माइस का। किसमें पूछ लिया था? जो आपके हमारे जो पेपर होता है उसका जो थर्ड सेगमेंट होता है, पेपर 1 की 3rd यूनिट होती है। 3rd यूनिट में आपकी सोशियोलॉजी आती है। सोशियोलॉजी के अलावा आपकी क्या आती है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पूछ लिया था माइस टेक्निक। कौन सी पूछ ली थी? माइस। माइस का मतलब क्या होता है? M का होता है मीटिंग, I का होता है इंसेंटिव। क्या होता है? M का मीटिंग, I का इंसेंटिव, C का कॉन्फ्रेंस और E का एग्जीबिशन। C का क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस और E का एग्जीबिशन हो गया। क्लियर है? आगे सुनना, आगे समझना। मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना के तहत पाक विस्थापितों को प्रति परिवार को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? ध्यान रखना, कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधा देने की दृष्टि से किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल, किस स्तर पर क्या कर रहे हैं? बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो कौन से स्तर पर किए जाएंगे? तो ध्यान रखना, संभाग स्तर पर। किस पे किए जाएंगे? संभाग स्तर पर। किस पे करेंगे भाई? संभाग स्तर पे करेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल ऋण एवं अन्य दायित्व GSDP का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ध्यान रखना, ये लगभग है 35.97%। कितना है?
35.97%। जो आपका FRBM एक्ट है अपना, जो 2005-6 में बना हुआ है राजस्थान का पर्टिकुलर, उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं कुल ऋण एवं अन्य दायित्व जो तय किए गए, बोला वो 38% के आसपास तय किए गए। कितने प्रतिशत? 38% के आसपास। उससे कम है हमारा, उससे भी क्या कम है, पिछले साल से और कम हुआ है, पिछले साल से भी क्या हुआ है और कम हुआ है। कितना रह गया वो? 35.97%। वैसे कितना टारगेट क्या रखा हुआ है? 38 से भी क्या है कम है। क्लियर है? आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करना है इसके बाद। हाँ, और समझ लो इसको। चलो, इसके अलावा राजकोषीय घाटे की बात करूंगा मैं आपसे। किसकी बात करूंगा? राजकोषीय घाटा। तो वो राजकोषीय घाटा अपना कितना है, बजट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? तो 3.93%। कितना? ध्यान रख लेना, स्टार बना लेना, मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूँ उनको अलग से लिख लो। 3.93% क्या रहेगा आपका राजकोषीय घाटा? कितना रहेगा? 3.93%। इसके अलावा जो राजस्व घाटा है वो है राजस्व घाटा, वो कितना रहने की संभावना है? 1.45%। कितना? 1.45%। 2023-24 आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो राजकोषीय घाटा होगा वो कितना है आपका? 3.76% है। कितना? 3.76%। उसको भी ध्यान रखना भाई, 3.76% क्या है आपका? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे की जो जिम्मेदारी तय की गई कुल ऋण एवं अन्य दायित्व की FRBM एक्ट, वो कितनी है? लगभग 38% के आसपास है। क्लियर है? आगे देखो इसके बाद, विभिन्न नीतियों उनके आरंभिक वर्षों का आपस में मिलान कीजिए। तो भाई मिलान कीजिए। राजस्थान पर्यटन नीति कब की है भाई? आपकी 2020 की है। इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 की है। हस्तशिल्प नीति 2000 आपकी 22 की है। अंधता नियंत्रण नीति कब की है? 2023 की। आपस में मिलान कर लो, आंसर निकल जाएगा आपका। आगे देखो इसके बाद, हरियाणा और राजस्थान के संबंध में असत्य कथन बताइए। इस मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे तैयार करने हेतु 50 नई नर्सरी स्थापित की जाएंगी। ध्यान रखना, यहाँ पे कह रहा है 5 करोड़ पौधे। 5 करोड़ पौधे नहीं है भाई, कितने? 10 करोड़ है। कितने? 10 करोड़ पौधे। 50 नर्सरी बात सही है, लेकिन 10 करोड़ पौधे। तो पहला क्या हो गया भाई? असत्य कथन पूछ रहा है, पहला क्या होगा? इसका आंसर हो गया प्रत्येक जिले में एक मात्र वन बनाए जाएंगे। बात सही है। पौधे के पालन हेतु वन मित्र की नियुक्ति की जाएगी। ये बात भी सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष नस्ल की पौध तैयार की जाएगी। ये बात भी सही है। क्लियर है? इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 41, कर्मशाला भवन का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो कर्मशाला भवन का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना, कहाँ पे किया जाएगा? भरतपुर में। कहाँ किया जाएगा? भरतपुर में। किसका निर्माण किया जाएगा? कर्मशाला। कर्मशाला आपने नाम भी सुना होगा, जो बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करता है उसको पता होता है। लवासा में एक भवन है जिसका नाम क्या है? कर्मशाला। ये इसका उद्देश्य है, जो प्रशासनिक विभाग है उन सबों के जो समस्या है उनके निस्तारण के लिए किसका निर्माण कर रहे हैं अपन? कर्मशाला भवन का। क्योंकि सीएम साहब कहां से बने? भरतपुर से बने। आगे देखो, स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान में कहां की जाएगी? क्या बोल रहा है? स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां कर रहे हैं भाई अपन? इसकी स्थापना जयपुर में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? जयपुर में। इसकी स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां कर रहे हैं? जयपुर में। आगे देखो इसके बाद, बजट 2024 का कितना प्रतिशत भाग स्वास्थ्य एवं चिकित्साओं के लिए रखा गया है? कितना रखा गया है? लगभग 9.44%। किस पे खर्च कर रहे हैं? स्वास्थ्य एवं सेवा पर, चिकित्सा पे। क्लियर है? इसके बाद देखो, नमो दीदी ड्रोन योजना के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भाई। नमो दीदी ड्रोन योजना के संबंध में, इस योजना के तहत 104 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे। बात सही है गलत है? बात सही है। नमो दीदी ड्रोन योजना का प्रारंभ गड़ेपान कोटा से किया गया। कहां से किया गया? इसका गड़ेपान कोटा से। ये बात भी सही है। प्रारंभ कब किया गया? तो इसकी डेट याद रखना, 11 मार्च। कब किया गया? 11 मार्च 2024। कब किया गया? 11 मार्च 2024 को। इसके बाद आगे ध्यान रखना, महिला ड्रोन पायलट को प्रति माह 15,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। ये बात भी सही है। तो क्या आंसर हो गया इसका? डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन के तहत राजस्थान में कहां अटल इनोवेशन स्टूडियो खोले जाएंगे? तो कहां खोले जा रहे हैं भाई? तो ध्यान रखना, बीकानेर में खोला जा रहा है, ठीक है, भरतपुर में खोला जा रहा है, जयपुर में खोला जा रहा है। उपयुक्त सभी क्या होगा इसका आंसर? एक सेंटर और है, वहां पे भी खोला जा रहा है। कहां? उदयपुर। तो बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, इन 4 जगह का खोला जा रहा है, ये सेंटर खोला जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बजट 2024 के अनुसार खेल अकादमी राजस्थान में कहां स्थापित की जाएगी? तो खेल अकादमी कहां स्थापित कर रहे हैं भाई अपन? तो कहां पे कर रहे हैं ये? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? शाहपुरा। क्या होगा इसका आंसर? शाहपुरा। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को
एक बात ध्यान रखना, चूप स्टेडियम भी स्थापित कर रहे हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम भी स्थापित हो रहा है। ध्यान रखना इन तीनों फैक्टर को याद कर लेना, पिछले साल का करंट का डाटा है। इसके बाद ध्यान रखना ये बजट में घोषणा की है, उससे पहले पिछले का चूप स्टेडियम है, एक जोधपुर में स्थापित हुआ है, एक जयपुर में बन रहा है एक स्टेडियम। ध्यान रखना इन दोनों का भी। इसके बाद आगे देखो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? क्या कह रहा भाई, कौन सा है? स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहां स्थापित कर रहे हैं? तो कहां स्थापित कर रहे हैं? जयपुर में। कहां कर रहे हैं इसको? जयपुर में। आगे देखो, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का तो क्या उद्देश्य इसका? स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक संबल बनाने हेतु। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजडेक्स क्या है? क्या राजडेक्स? राजडेक्स क्या है भाई आपका? तो ध्यान रखना, डाटा एक्सचेंज, डाटा उपलब्ध कराने हेतु, डाटा का एक्सचेंज करना और डाटा को क्या कराना? उपलब्ध करवाना। किसका उद्देश्य है ये? राजडेक्स का उद्देश्य है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, कौन सा? डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, वो कहां स्थापित कर रहे हैं? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। अभी स्थापना की घोषणा की है राजडेक्स की भी, और क्या बोलते हैं? डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, कौन सा? डिजास्टर। डिजास्टर कहां पे भाई? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है। और राजडेक्स का उद्देश्य क्या है? डाटा एक्सचेंज और डाटा उपलब्ध कराने के लिए। इसके बाद आगे ध्यान रखना, बिशन सिंह पुरस्कार के अंतर्गत किस क्षेत्र के संबंधित पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा क्षेत्र है भाई? पत्रकारिता। किस क्षेत्र में दिया जाता है बिशन सिंह पुरस्कार? पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे देखो, बजट 2024 के अनुसार राजस्थान में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किन शहरों को विकसित किया जाएगा? तो कौन कौन से शहर आपके? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर नहीं है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, सवाई माधोपुर। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर। इसका अगला क्वेश्चन देखो, गोवर्धन जैविक उर्वरता योजना के अंतर्गत प्रति कृषक कितनी सहायता राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित? किसके तहत? गोवर्धन, जो आपके क्या बोलते हैं, गोवर्धन जैविक उर्वरता योजना। कौन सी योजना है? गोवर्धन जैविक उर्वरता योजना। इसके तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो ध्यान रखना, कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपए। कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपए। क्या आंसर होगा इसका? 10,000। आगे देखो, कैटल फीड प्लांट राजस्थान के किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? कौन से जिले में कैटल? तो कैटल बनाया जाएगा कोटा में। कहां बनाया जाएगा? कोटा में। ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा कहां पर 95 करोड़ की लागत से अति आधुनिक मिल्क पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? क्या कह रहा है? मिल्क पावर प्लांट कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, पाली में। कहां किया जाएगा? पाली में। इसके अलावा आगे देखो, इनका मिलान करना भाई। फूल मंडी कहां पर है? तो फूल मंडी कहां पर है आपकी? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। इसके अलावा गाजर मंडी कहां पर है आपकी? श्री गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। लहसुन मंडी कहां पर है आपकी? झालावाड़ में। जीरा मंडी कहां पर है आपकी? जैसलमेर। मिलान कर लेना आराम से। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद क्वेश्चन, यमुना जल समझौते के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। इसमें देखो, राजस्थान को हथिनीकुंड बैराज से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बात सही है गलत है? तो बात सही है। इसके अलावा इस समझौते में भरतपुर अलवर जिले को शामिल, अलवर और भरतपुर जिले को लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अलवर भरतपुर के अलावा सेकावाटी वाले जिले हैं। कौन से? सेकावाटी, चूरू, सीकर, इनको भी क्या मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद क्या कह रहा है ये? इस समझौते के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 577 MCM पानी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया है। बात सही है। तो क्या हो गया? सही है। ठीक है। देख लेना इस आंसर को आप, क्या निकल रहा है इसका आंसर? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आगे देखो, इसके बाद कुसुम योजना के माध्यम से कृषि कनेक्शनों के सोलराइजेशन के बाद दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली देने का कार्य किस वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो किस वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा भाई? दिन में पूरी तरह से क्या मिल जाएगी आपको? बिजली। तो कब तक है? 2027 तक। कब तक है भाई? 2027 तक। इसके बाद आगे देखो, निम्न में से किस स्थान पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है? तो कहां की जा रही है? तो पहली बात कहां की जा रही है? बीकानेर में। इसके अलावा कहां की जा रही है? रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहां पर है आपका? सांचौर में। इसके अलावा सरदार शहर, ये कहां पर है आपका? चूरू में। कहां पर है? चूरू में। तीनों में तो है ही है। इसके अलावा और कहां पर है? तो झालावाड़ है, भरतपुर है, नागौर है, बीकानेर है। कौन कौन से? झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर और नागौर।
यहाँ पे भी की जा रही है। आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। इसके आगे देखो, निम्न में से नीचे दिए गए प्रोसेसिंग प्लांट को उनके क्षेत्र के साथ मिलान कीजिए। करो भाई मिलान। अमरूद सबको पता है कहाँ का फेमस है भाई? अमरूद अपने सवाई माधोपुर का क्या फेमस है? अमरूद। क्या फेमस है? अमरूद। अनार की खेती स्पेशली ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम सबसे बड़ा नाम हो रहा है बालाघाट बाड़मेर क्षेत्र का। अनार एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन, हद से ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? अनार को। इसबगुल कहाँ आपका? सुरई। मसाले कहाँ पे आपके? 12 में। मिलान कर लेना आप आराम से, ठीक है। आगे देखो इसके बाद, नई रिप से 2024 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी पर छूट हेतु जारी प्रमाण पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो ध्यान रखना कितने वर्ष कर दिया गया? 2 वर्ष कर दिया गया है। कितने वर्ष कर दिया गया? 2 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है। इसके बाद आगे देखो भाई, आप इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत कितनी राशि पर ई व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन करना प्रस्तावित है? कितनी राशि है? 200 करोड़ रुपए। कितनी राशि है भाई इसका आंसर? 200 करोड़ रुपए क्या है इसका आंसर है। इसके बाद आगे देखो आप, राजस्थान में राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है भाई राज्य अभिलेखागार? कहां पर है? तो ध्यान रखना कहां है आपका? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर, ठीक है। आगे देखो इसके बाद, नागरिक उद्यान है। नागरिक उद्यान से संबंधित निम्न में से सत्य बताइए। उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में स्थित है, बात सही है। उत्तरलाई कहां पर है? बाड़मेर में। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बात सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किशनगढ़, अजमेर तथा मीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाएगी, बात सही है। तो क्या आंसर हो गया? उपयुक्त सभी। क्या हो गया? उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु वाल्किन एवेरी की स्थापना किस जैविक उद्यान में की जाएगी? तो कहां की जा रही है भाई इसकी स्थापना? ध्यान रखना कहां? नाहरगढ़ में। कहां की जा रही है? नाहरगढ़ में। क्या कर दी जा रही है? वाल्किन एवेरी की क्या कर रही है? स्थापना की जा रही है। क्लियर है। इसी के साथ आपका बजट सेशन पूरा होता है समाप्त। अब चालू कर रहे हैं अपन आर्थिक समीक्षा। क्या चालू कर रहे हैं? आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा का चैप्टर नंबर पहला है। कौन चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ो आप जब तक, आगे देखो इसको। हाँ चालू करें। अशक्त कथन पहचानिए। 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपकी क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर मूल्य पर 15.28 लाख करोड़ रुपए रहा। गलत। ये किस पे रहा है? प्रचलित मूल्य पर रहा है। और प्रचलित मूल्य पर कितना रहा है? 8.45 लाख। ये गलत। तो क्या हो गया? दोनों के दोनों कोटेशन गलत हो गए। स्थिर मूल्य पर रहा है 8.45 लाख, प्रचलित मूल्य पर कितना रहा है? 15.28 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है। आगे देखो इसके बाद, 2023-24 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, अब क्या बोल रहा है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। ये पहले क्या था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। आपकी NSDP, क्या पूछ रहा है? NSDP। ध्यान रखना, स्थिर मूल्य पर 7.40 लाख करोड़ रुपए रही, बात सही है। कितनी रही है? 7.40 लाख करोड़, लगभग 7,40,500 के आसपास कुछ ऐसे रही है। तो आपको इतना ध्यान रखना, 7.40 लाख करोड़। प्रचलित मूल्य पर कितनी रही है? 13.69 लाख। तो दोनों की दोनों बात सही है। स्टार बना लेना, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है इसमें से, ठीक है। आगे देखो इसके बाद, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी भाई? किस पे पूछ रहा है? प्रचलित मूल्य पर पूछ रहा है। कितनी आय अपनी यहाँ पे? 1,67,964 रुपए। कितनी आय? 1,67,964। किस पे? प्रचलित मूल्य पर। और स्थिर मूल्य की बात करें, जिसका आधार वर्ष 2011 है, उसके हिसाब से कितनी आपकी? 90,831। किसके आधार पे? स्थिर। लगातार हर साल क्या हो रही है? आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। किसकी बढ़ती जा रही है भाई? राजस्थान में क्या बढ़ती जा रही है? इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? कितना प्रतिशत रहा? ध्यान रखना, कितना रहा? 29.43%। कितना रहा था ये? 29.43%। क्लियर है। आगे देखो इसके बाद, सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या पूछ रहा है आपसे? सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान देने वाले क्षेत्रों को क्रम से जमाइए। तो भाई क्रम से जमा, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण। स्थायी पूंजी हो रही है अचल संपत्ति, आपकी कैसी संपत्ति? अचल। चल नहीं है, अचल है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले किसका हो रहा है? निर्माण का, फिर आवासीय भवन का, फिर लोक प्रशासन का। आंसर क्या हो गया? बी। राज्य में WPI का आधार वर्ष कितना है? तो ध्यान रखना कितना है? 1999-2000। RS में पूछा गया क्वेश्चन। कितना है? 1999
2000 किसका WPI का आधार वर्ष। यदि मैं सेंट्रल के WPI की बात करूं तो उसका आधार वर्ष कितना है 2011-12 कितना है 2011-12 ये WPI का आधार वर्ष अपना 1999-2000। आगे देखो उसके बाद राजस्थान में WPI के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। यह मासिक आधार पर जारी किया जाता है, बात सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें 154 वस्तु सम्मिलित है, बात बिल्कुल सही है, ये भी RS में पूछा गया है, एक्स्ट्रा बना लो इस क्वेश्चन पे वापस से। कितनी है 154 वस्तुएं सम्मिलित है, जिसमें लगभग 75 वस्तुएं प्राथमिक है, 69 विनिर्माण वाली है, 10 ईंधन वाली है। 75, 69, 10। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें सर्वाधिक संख्या प्राथमिक वस्तुओं की, मैंने अभी बताया कितनी वस्तुएं प्राथमिक 75, कितनी है 75, सर्वाधिक संख्या है, हाँ है। इसमें सर्वाधिक भारांश विनिर्माण उत्पाद समूह का है, किसका भारांश है भाई विनिर्माण उत्पाद समूह का, कितना भारांश है तो ध्यान रखना यहाँ पे सर्वाधिक भारांश की बात कर रहा है, संख्या की बात नहीं कर रहा है। संख्या में तो प्राथमिक वस्तुएं और विनिर्मित उत्पाद समूह कितने 69 है, लेकिन इनका भारांश लगभग 49%, लगभग 50% के आसपास है। कितना है 49-50% के आसपास क्या है इसका हाँ भारांश है, ध्यान रखना 49.85% है यार, कितना है 49.85%। अब यदि मैं प्राथमिक वस्तुओं की बात करूं, किसकी बात करूं प्राथमिक वस्तुओं की, तो इसका भारांश कितना है तो इसका ध्यान रखना है, इसका भारांश कितना है लगभग 33%, 33 पॉइंट कुछ है, तो आप 33 याद रख लो, काम चल जाएगा। इतना क्लोजली आपसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो उसके बाद औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के देश भर के 88 केंद्रों में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है, तो जयपुर है, भीलवाड़ा है, अलवर है, अजमेर नहीं है। पहले अजमेर था, पहले क्या था अजमेर था, चेंज कर दिया, आप क्या कर दिया अलवर को, किसको कर दिया अलवर को। आगे देखो ये आपका चैप्टर नंबर 2 चालू हो गया, सुनना और समझना इसको। कृषि के चैप्टर नंबर 2 डाल देता हूं यहाँ पे। कृषि का GSDP में स्थिर मूल्य पर 26.21% योगदान है, बात सही है गलत है, तो बात सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रचलित मूल्य पर 26.72% योगदान है, बात सही है गलत है, तो ये बात भी सही है। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक के बीच वार्षिक वृद्धि प्रचलित मूल्य पर लगभग कितनी रही है, तो कितनी रही है लगभग 10%। तो यहाँ ध्यान रखना कितनी है, लगभग 9.90 के आसपास है, किसके आसपास है 9.90 के आसपास है। स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी रही है 4.15% रही है। क्या बोल रही है, किस पे रही है स्थिर मूल्य पर, ये बात गलत है। ये वृद्धि दर 4.15% ये किस पे रही है प्रचलित मूल्य पर, किस पे रही है प्रचलित मूल्य पर, किस पे रही है प्रचलित मूल्य पर रही है। और स्थिर मूल्य पर कितनी रही है, तो लगभग रही है आपकी 2.13%। कितनी रही है वृद्धि दर 2.13%। एक ध्यान और रखना, यहाँ पे एक अशोक दलवाई समिति बनी थी, वो किसके लिए बनी थी, किसानों के आय दोगुना करने के लिए बनाई थी। किसने बनाई थी, मोदी सरकार ने बनाई थी, 2018-19 में बनाई थी आई थी, हाँ उसको भी याद रख लेना, कभी पूछ ले क्या पता। आगे देखो राज्य के कुल क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भाई कितने प्रतिशत है, ध्यान रखना कितना है 53.74%। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 3,42,000 के आसपास क्षेत्रफल है, उसमें से 53.74% क्षेत्रफल है वो क्या है आपका बोया गया क्षेत्रफल है, जहां पर अपन क्या करते हैं फसल की पैदावार करते हैं। ध्यान रखना इसमें से 10.39% ये कैसा क्षेत्रफल आपका बंजर है, कैसा ही बंजर है, ठीक है। और 8.9% ये किसका वानिकी का, किसका वानिकी। क्लियर है। आगे देखो राजस्थान में प्रचलित नहीं है, प्रचलित है, क्या है प्रचलित जोत का औसत आकार कृषि गणना 2015-16 के अनुसार क्या था, किसके अनुसार 2015-16 कृषि गणना के अनुसार कितना है 2.73%, सॉरी 2.73 हेक्टेयर, कितना है 2.73 हेक्टेयर, किसके हिसाब से 2015-16 के हिसाब से। ये 2010-11 था, क्या था कृषि गणना 2010-11 के हिसाब से, तब आंसर क्या होता आपका 3.07 हेक्टेयर, क्या होता 3.07 हेक्टेयर। आगे देखो 2023-24 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो किसकी बात कर रहा है भाई अपने खाद्यान्न उत्पादन की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना कितना खाद्यान्न उत्पादन है अपना, तो 245 लाख मैट्रिक टन, कितना है 245 लाख मैट्रिक टन, क्या है अपना खाद्यान्न उत्पादन है, कितना है 245 लाख मैट्रिक टन। इसमें भी ध्यान रखना लगभग क्या बोलते हैं आपके 155 लाख मैट्रिक टन, जो ऑप्शन दे रखा है आपको 4 नंबर का, ये किसका है रबी का है, किसका रबी का। खरीफ का कितना है लगभग 90 लाख, कितना है 90 लाख, 90 लाख और 155 लाख कर लो कितना हो गया 245 लाख। इसमें 252 लाख जो मैट्रिक टन है ये क्या पिछले साल का डाटा है, कब का ही पिछले साल का डाटा 23-24 का, तो कब का हो गया 22-23 का हो गया। इसके अलावा 101 लाख मैट्रिक टन
क्या बोल रहा है, 101 लाख मेट्रिक टन। ये किसका है भाई, तिलहन का। ये किसका है, तिलहन का उत्पादन, तिलहन। ठीक है, आगे देखो, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई, ध्यान रखना, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो कौन कौन सी है, बाजरा, सरसों, ग्वार। कौन कौन सी है, बाजरा, सरसों, ग्वार। इसके अलावा एक फसल और है जिसका नाम है तिलहन। और तिलहन में पूरे तिलहन की बात करेंगे तब ये कुल तिलहन, जब पूरे तिलहन की बात करूंगा तब तो हो जाएगा राजस्थान प्रथम स्थान पर आ जाएगा। कौन कौन सी, बाजरा, सरसों, ग्वार और तिलहन में। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रथम नहीं है, पृथक रूप से, क्या है, पृथक रूप से कृषि बजट किस वर्ष पेश किया गया था। तो कृषि बजट कब पेश किया गया था, पृथक रूप से ध्यान रखना, कब पेश किया गया था, 2022-23 में। क्या स्लोगन था इसका, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। क्या था, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। लिख लेना इसको भी आप। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, इसी साल घोषणा की कि अगले साल से, कब से, अगले साल से जो अपना बजट होगा वो कैसा होगा, ग्रीन बजट होगा। कैसा होगा, ग्रीन बजट। कब से, 2025-26 का जो बजट आएगा वो कैसा बजट होगा, ग्रीन बजट। उसका भी ध्यान रखना आप। आगे देखो, कृषि संकाय के अंतर्गत स्नातकोत्तर एवं पीएचडी करने वाली छात्रों को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो कितनी सहायता राशि दी जा रही है भाई, 40,000 रुपए। कितनी दी जा रही है, 40,000। किसके लिए, पीजी के लिए और प्लस पीएचडी के लिए, पीजी प्लस पीएचडी। यदि यूजी प्लस पीजी होता, क्या होता, यूजी प्लस पीजी, तब ये राशि है 35,000। कितनी है, 35,000। और 12th वालों के लिए कितनी है, 15,000। कितनी है, 15,000। ध्यान रखना तीनों को। आगे देखो, इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों या बागवानी फसल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, बागवानी फसल, बागवानी फसलों को कितने प्रीमियम राशि प्रदान की जा रही है। कितनी दी जा रही है, 5%। कितनी दी जा रही है, 5%। रबी की फसल है उनको लिए कितनी दी जा रही है, 1.5%। और खरीफ की फसल के लिए 2%। खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5 और वाणिज्य बागवानी के लिए 5%। आगे ध्यान रखना, आगे देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है, बालोजी गांव में। भाई कहां है, बालोजी गांव। ये कहां पर है, कोटपुतली में। कहां पर आपका, कोटपुतली, बालोजी। इसके बाद आगे देखो, कृषक कल्याण कोष की राशि वर्तमान में कितनी है। तो कितनी राशि कर दी गई भाई, ये कर दी गई आपकी 7500 करोड़। कितनी कर दी गई, 7500 करोड़ रुपए। पहले कितनी थी, 1000 करोड़ थी। इसका जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 16 दिसंबर 2019 को। कब हुआ था, 16 दिसंबर 2019 को। उसी टाइम आपकी निर्यात प्रोत्साहन नीति भी आती है 16 दिसंबर 2019 को। उसी टाइम कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। 1000 करोड़ से किया गया था। किससे किया गया था, 1000 करोड़ से। अब बढ़ा के कितना कर दिया, 7500 करोड़। आगे देखो, उसके बाद राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी, ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। किसके अनुसार बात कर रहा हूं मैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। तो कब लागू की गई थी, 12 दिसंबर 2019 को। कब लागू की गई थी, उसमें जो डेट दी गई वो कौन सी दी गई है, 12 दिसंबर 2019। है डेट क्या है, 16 दिसंबर 2019। ध्यान रख लेना, कोई सी डेट आए गलत नहीं माना जाएगा। आपको क्या नहीं, 16 दिसंबर 2019। ठीक है, आगे देखो, भारत सरकार द्वारा स्थापित मेगा फूड पार्क निम्न में से कौन सा नहीं है। भाई मेगा फूड पार्क की बात कर रहा है आपसे, किसने स्थापित किए, भारत सरकार ने। तो ध्यान रखना, रूपनगढ़ में है, मथानिया में है, पलाना में है। कहां पे नहीं है, रायपुर नहीं है, रानपुर है। क्या है, रानपुर। कहां पर नहीं है, रानपुर में नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। रानपुर कहां पर है, कोटा में। कहां पे, कोटा, रानपुर, कोटा। और ध्यान रखना, रानपुर, कोटा, इसके अलावा अलवर, जोधपुर, जोधपुर में बुरानाड़ा, जोधपुर में क्या है, बुरानाड़ा, कोटा, अलवर, जोधपुर, ये 3 तो ये हो गए। इसके अलावा श्रीगंगानगर। कौन सा, श्रीगंगानगर। इन चारों में क्या स्थापित किए गए, एग्रो फूड पार्क। क्या स्थापित किए गए, एग्रो फूड पार्क, एग्रो। और किसने स्थापित किया, तो ध्यान रखना, रिको ने किया। किसने किया, रिको ने। क्या स्थापित किया, एग्रो फूड पार्क। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है 100%। आगे देखो, भारत सरकार द्वारा स्थापित मेगा फूड पार्क, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। किसान कलेवा योजना के तहत कितने रुपए का भोजन प्रदान किया जा रहा है। कितने रुपए में दिया जा रहा है, 5 रुपए में। कितने में, 5 रुपए में। आगे देखो, इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के संबंध में असत्य कथन पहचानो।
प्रसूति सहायता के रूप में 45 दिन की मजदूरी, बात सही है, समतुल्य राशि प्रदान की जाती है। पितृत्व अवकाश में 15 दिन की, यहाँ कितनी है 45 दिन, पितृत्व अवकाश में 15 दिन की, दोनों बात सही है। महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, ये बात भी सही है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, महिला श्रमिक की 2 पुत्री के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, ये बात गलत है। यहाँ कितने दी जाती है, 50,000 रुपए दिए जाते हैं, कितने 50,000, स्वयं के विवाह के लिए भी 50,000 और दोनों पुत्री की शादी के लिए भी 50,000। बात क्लियर है। आगे देखो इसके बाद, भारत की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य रखी गई, कौन सी है, नर्मदा, कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जीका के सहयोग से चलाई जा रही है, बात सही है गलत है, तो बात सही है। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना एनडीबी की सहायता से, न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। ध्यान रखना ये 11-12 परियोजना, इनको नाम को पढ़ लेना, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 11 में। आर्थिक समीक्षा कौन सा चैप्टर है, 11। इसके अलावा बीच में आपकी आर्थिक समीक्षा में बताई गई कौन सी योजना किस बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, किसकी सहायता से चलाई जा रही है। ध्यान रखना, इनको विशेष रूप से आरपीएससी का विशेष फोकस रहता है इस तरह के क्वेश्चनों पर। तो इसमें क्या हो गया, दोनों के दोनों आंसर सही है। आगे देखो, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा किसके साथ ऋण समझौता किया गया है, तो किसके साथ ऋण समझौता किया गया है, ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है, विश्व बैंक के साथ किया गया है, ऋण समझौता किया गया है। इसके बाद अगला देखो, अटल भूजल योजना के संबंध में असत्य कथन पहचानो। ये योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से 7 राज्यों में चलाई जा रही है, बात सही है गलत है, तो बात एकदम सही है। क्या है ये बात, एकदम सही है। इसके बाद इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से हुई, ये बात भी सही है। ये योजना 2021-22 से 2025-26 5 वर्षों के लिए, ये बात गलत है भाई, ये 2021-22 नहीं है, 2020-21 है, से 2024-25 तक। कब तक है, 2020-21 से 2024-25 तक। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य सामाजिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना है, ये बात भी सही है। इसके बाद देखो, एकीकृत ईआरसीपी परियोजना में राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो कितने जिले हो रहे हैं भाई, 13 जिले हो रहे हैं। 33 में से 13 नए जिलों के हिसाब से बात करूंगा, जब कितने हो जाएंगे आपके, 50 में से 21, कितने हो जाएंगे, 21। आगे सुनना, आगे देखना, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है, तो कुल कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है, ध्यान रखना कितना है, 10.60%। कितना पशुधन है भाई, 10.60%। इसमें भी ध्यान रखना, जो टोटल पशुधन है वो कितना है आपका, लगभग 568 लाख है। कितना है, 568 लाख है। इसमें भी 146 लाख क्या आपके, 146 लाख से क्या आ जाएंगे, कुक्कुट, मुर्गे, कुक्कुट। और इनका जो केंद्र बनाया गया वो कहां बनाया गया, अजमेर में, बनाया गया अजमेर में। इस बात का भी क्या ध्यान रखना, आप ध्यान रखना। तो भाई कितना प्रतिशत है, 10.60% है। कितना है, 10.60%। टोटल की बात करो कितनी है, 568 लाख, 146 लाख क्या है आपके, कुक्कुट है, मुर्गे, क्या आगे, मुर्गे। इसके अलावा कुक्कुट जो केंद्र वो कहां बनाया गया, अजमेर में। और एक बात और ध्यान रखना, यदि मैं सबसे ज्यादा पशुओं की बात करूं राजस्थान में, कौन सा पशु जो सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रतिशत के हिसाब से, ध्यान रखना, ऊंट। कौन पाया जाता है भाई, ऊंट। लगभग 84% ऊंट पूरे भारत कहां पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद अगला देखो, कामधेनु पशु बीमा के अंतर्गत 40,000 रुपए प्रति पशु निःशुल्क बीमा राशि प्रदान की जा रही है, बात सही है गलत है, तो बात एकदम सही है। इसमें एक परिवार के अधिकतम 2 पशुओं को लाभ मिल सकता है, बात सही है गलत है, तो ये बात भी सही है। दोनों क्या हो गए, आंसर आपके सही हो गए। ठीक है, दोनों सही। बजट 2024-25 में वोट नहीं है, ऊंट प्रजनन, क्या है, ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता कितनी कर दी गई है, तो क्या कह रहा है, कितनी वित्तीय सहायता कर दी गई है, तो ध्यान रखना कितनी कर दी गई है, 20,000 रुपए। कितनी कर दी गई, 20,000 रुपए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मेडिकल सेवा की तर्ज पर मोबाइल वेटनरी सेवा के लिए कौन सा नंबर अधिकृत किया गया था, कौन सा नंबर अधिकृत किया गया, तो ध्यान रखना 1962। कौन सा नंबर है, 1962। ये नंबर क्या किया गया, अधिकृत किया गया है। आगे देखो, आदिवासी मछुआरा उत्थान हेतु आजीविका मॉडल जो कैसे आधारित है, शून्य आधारित है। क्या आधारित है, ध्यान रखना, शून्य आधारित है। राजस्थान में निम्न में से किस जलाशय पर नहीं है, जैसमंद पर है, माईबाजार सागर पर है, कटराना पर है, फतेह सागर पर नहीं है। कहां पे नहीं है, फतेह सागर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखो, उसके बाद राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना के बारे में असत्य कथन पहचानिए। ये योजना 1 जनवरी 2023 को लागू की गई, बात सही है गलत है, तो बात आपकी सही है गलत है, तो बात ध्यान रखना, ये बात गलत है।
1 जनवरी 2022 है ये, कब है? 1 जनवरी 2022 है। दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए, बात सही है। एवं आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए, कितने? 2.5 लाख है भैया, ध्यान रखना। 2.5 लाख रुपए का राशि का प्रावधान है। तो बात सही है गलत है? तो बात सही है। तो क्या आंसर हो गया इसका? पहला गलत, दूसरा सही, केवल 2 सही। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान के तहत कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग 5 करोड़ पौधे। कितने पौधे? 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी ध्यान रखना, कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया? 5 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा गया। इसमें भी एक बात का विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखना कि इसमें भी 1 करोड़ पौधे तो कहां पे लगाए जाएंगे? शहरों में। कहां पे? शहरों में। 1 करोड़ पौधे कहां लगाए जाएंगे? चारागांव में। और लगभग 3 करोड़ पौधे कहां लगाए जाएंगे? आपके घरों में। कहां पे? घरों के आसपास जो लगाए जाएंगे वो कितने? 3 करोड़ पौधे। इसका अगला देखो, जलवायु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में ई वेस्ट प्रबंधन नीति किस वर्ष प्रकाशित की थी? कौन सी नीति है? ई वेस्ट प्रबंधन नीति। तो ये किस वर्ष आई है आपकी नीति? तो ध्यान रखना, कब आई है? 2023 में आई है। कब आई है? 2023 में। कौन सी नीति है? ई वेस्ट प्रबंधन नीति। कब आ गई? 2023 में। और ध्यान रखना, इस नीति का जो क्रियान्वयन है कौन कर दी है? स्पेक्स समिति कर दी है। स्पेक्स, हाँ, तो स्पेक्स समिति क्या करती है? ई वेस्ट प्रबंधन नीति का क्या करती है भाई? जो क्रियान्वयन करती है। ठीक है, कब लागू की गई थी? 2023 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को लाभ प्राप्त करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कितने रुपए मिलते हैं? 8,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान में घोषणा की, पहले 6,000 थे। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गैर कृषि गतिविधियों के लिए कितना ऋण प्रदान किया जाता है? कितना ऋण दिया जाता है भाई? तो ध्यान रखना, कितना दिया जाता है? 50,000 रुपए, वो भी 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसके बाद अगला देखो, असत्य कथन पहचानिए। 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई। बात बिल्कुल सही है। 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके बाद की गई थी इसकी स्थापना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना अक्टूबर 2010 में। इस बात को भी ध्यान रखना, राजविका क्या बोलते हैं इसको? राजविका बोलते हैं। ठीक है, राजविका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। राजविका का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, ये बात गलत है भाई। अध्यक्ष कौन होता है इसका? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यह हो गया इसका आंसर। असत्य कथन, असत्य मिलान कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद 2020, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नवंबर 2016, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 और एमपी लेड क्या कह रहा है? एमपी लेड 1993। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा गलत है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये क्या है? इसका गलत आंसर है। तो कब लागू हुआ था ये भाई? तो जून 2011। कब है? जून 2011। इसमें इसको भी ध्यान रखना भाई, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें 1,20,000 रुपए वैसे दिए जाते हैं, 12,000 शौचालय के लिए दिए जाते हैं, 90 दिन का क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। इस बात का ध्यान रखना। एमपी लेड, एमएलए लेड कलेक्टर जारी करता है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एमपी लेड के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सत्य कथन को पहचानिए भाई। बजट भाषण 2022-23 में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। बात बिल्कुल सही है। 12 जिले की सहारिया, कैरवा, उदयपुर की कथौड़ी, जनजाति और राजस्थान के विशेष योग्य श्रमिकों के लिए 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ये बात भी दोनों सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? दोनों सही। ध्यान रखना, इसी बजट में घोषणा की है कि पहली घोषणा और दूसरी घोषणा दोनों को मिलाकर क्या नाम दे दिया? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अभी बढ़ाया, 100 दिन से कितना कर दिया? 125 दिन का रोजगार कर दिया। आगे देखो। इसके बाद पीएम जनजातीय आदिवासी महाअभियान के अभियान में राजस्थान के किस जिले की समस्त पंचायत शामिल है? तो किस जिले की समस्त पंचायत है? 12 जिले की। इसकी 8 पंचायत है, 8 पंचायत इसमें शामिल है। इसके बाद अगला देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो ध्यान रखना, किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके बाद अगला देखो, असत्य कथन का मिलान कीजिए। क्या कह रहा है? असत्य कथन का मिलान कीजिए। इसमें देखो, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2001-2, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2001-2 का है क्या? नहीं है ये। डांग क्षेत्र कब का आया था फिर ये? तो ये ध्यान रखना, कब का है? 2005-6 का है। कब का है? 2005-6। असत्य कथन कौन सा हो गया? पहले ही हो गया। इसमें आगे देखो,
पढ़ो इसको। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 बात बिल्कुल सही है। ये बात क्षेत्र 1966 ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 2022 अभी लागू की है। ये चारों चारों तीनों सही है। वो गलत है। कौन सा? डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र कब हुआ था? 2005-6 में। आगे देखो, छठवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार स्थानीय निकाय को 6.75 कितना 6.75% अनुदान प्रदान करते हैं। असत्य कथन पूछ रहा है। बात बिल्कुल सही, 6.75 है। जो छठवां राज्य वित्त आयोग है, कौन सा? छठवां राज्य वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ आप। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आप ये बताओ कि इसके अध्यक्ष कौन है और इसके सदस्य कौन कौन है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद इसमें पंचायती राज को 75.10%, शहरी निकाय को 24.90% अनुदान प्राप्त होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें ग्राम पंचायत को 75%, पंचायत समिति को 15%, ये गलत है। यहाँ 20% दिया जाता है। और जिला परिषद को 10%, ये गलत है। यहाँ 5% दिया जाता है। तो अनुपात क्या रहता है? 75-20, 5% का अनुपात रहता है। तो आंसर क्या हो गया? 80 हो गया इसका आंसर। कुल अनुदान की 55% राशि मूलभूत विकास कार्य के लिए, बात बिल्कुल सही है। 40% राशि राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता के आधार पर एवं 5% राशि अन्य कार्यक्रमों में खर्च की जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको पूछा था भाई छठवें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखना कौन अध्यक्ष था? प्रद्युमन सिंह। कौन था? प्रद्युमन सिंह। इसके अलावा दूसरी में बात करूं तो इसके सदस्य कौन कौन है? तो एक तो है अपने अशोक लाहोटी, दूसरे लक्ष्मण सिंह रावत। दो सदस्य हैं। कौन कौन है? लक्ष्मण और अशोक लाहोटी। अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन। कौन है? प्रद्युमन। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए भाई। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक हुई। बात बिल्कुल सही है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी प्रदान कराई गई। ये बात भी बिल्कुल सही है। खेल विभाग द्वारा इसमें माई भारत वॉलंटियर एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर होगा इसका? सभी सही। क्या होगा इसका आंसर? सभी सही। आगे देखो। इसके बाद रूडा के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। किसके संबंध में? रूडा के संबंध में। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई। बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कृषक कार्य को बढ़ावा देना। गलत। यहाँ पे क्या? गैर कृषक कार्य। कौन से कार्य? गैर कृषक कार्य। गैर कृषक कार्य, चमड़ा उद्योग वगैरह जो छोटे छोटे लघु सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देता है कौन? ना कि कृषि कार्य को बढ़ावा देता है कौन? रूडा। क्लियर है। आगे देखो। ये जीआई टैग दिलवाने में सहायता प्रदान करती है। बात बिल्कुल सही है। जीआई टैग दिलवाती है। अब तक लगभग इसने 21 जीआई टैग, कितनी? 21 जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। किसके द्वारा? रूडा के द्वारा। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन को पहचानो। सत्य नहीं, असत्य कथन होगा इसमें। आगे देखो। इसमें ये क्या बोलते हैं, यह 2010-11 से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदान किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। इसके बाद यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास तथा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बात गलत है। कौन सा? क्या पूछा है? असत्य कथन है। क्या? असत्य कथन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय नहीं, कौन सा? पंचायती राज विभाग है। कौन सा है इसमें? पंचायती राज विभाग। इसके आगे देखो क्वेश्चन क्या करेंगे। इसमें दीनदयाल उपाध्याय एवं पंचायत पुरस्कार के तहत 3 ग्राम पंचायत, 3 ब्लॉक पंचायत तथा 3 जिला पंचायत को सम्मानित किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। विशेष श्रेणी के पुरस्कार में ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार तथा कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार भी कम से कम 3 ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। असत्य कथन पहचानिए। श्री अन्नपूर्णा वैश्विक योजना ग्रामीण की शुरुआत 10 अगस्त नहीं है, 10 सितंबर है। क्या? 10 सितंबर 2023 को की गई। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 10 अगस्त 2023। इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राजविका के माध्यम से महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी बताया था राजविका का गठन कब हुआ था? 2010 में। 982 रसोई के माध्यम से दोपहर रात्रि का भोजन प्रदान किया जाता है। बात बिल्कुल सही है। कितनी सब थाली दी जाती है? 100 थाली। कितनी थाली प्रदान की जाती है? 100 थाली प्रदान की जाती है। 600 ग्राम भोज्य सामग्री जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और तथा एवं 100 ग्राम चावल मिलेट्स प्रदान किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा गलत हो गया इसमें? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई है? 10 अगस्त 2000 क्या हो गया? गलत हो गया। 10 सितंबर 2023 है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद दिए गए कथनों में सत्य कथन को पहचानिए। उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन
2023-24 में 2.3 लाख करोड़ रहा, बात बिल्कुल सही है। प्रचलित मूल्य पर जीएसबी 2023-24 में 4.3 लाख करोड़ रुपए रहा, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है, उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 12.43 प्रतिशत, प्रचलित कीमत पर 15.6% की वृद्धि दर्ज की गई, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद 2011 से 2022 के बीच CAGR वार्षिक वृद्धि स्थिर कीमतों पर 4.57%, प्रचलित कीमतों पर 9.45% दर्ज की गई, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है कि प्रचलित कीमतों पर उद्योगों के उपक्षेत्र में सर्वाधिक योगदान क्रमशः निर्माण, विनिर्माण, खनन का रहा है, ये बात गलत है। यहाँ पे सबसे सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, विनिर्माण का रहा है। सेकंड नंबर पे किसका रहा है, निर्माण का रहा है। फिर किसका रहा है, खनन का रहा है। पहले नंबर पे कौन है, विनिर्माण। सेकंड नंबर पे कौन है, निर्माण। तीसरे नंबर पे कौन है, खनन। इसमें भी याद रखना आप, जो विनिर्माण का योगदान है वो कितना रहा है, लगभग 42% है। कितना, 42। और निर्माण का कितना रहा है, 35% के आसपास। कितना, 35% के आसपास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आंसर निकल ही जाएगा, आप निकाल लेना। इसका चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका गलत हो गया। ठीक है, एक और 1 2 3 से हो जाएंगे इसके। आगे देखो, इसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, मासिक आधार पर जारी किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है, बिल्कुल बात सही है। NSO द्वारा जारी किया जाता है, गलत। CSO जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यहाँ पे दिल्ली में स्थित है, ये इसको क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक भारांश विनिर्माण क्षेत्र का 77% रहता है, ये बात तो बिल्कुल सही। विनिर्माण जो क्षेत्र है इसका सर्वाधिक क्या रहता है, भारांश रहता है। आगे देखो, इसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारत में के 8 कोर इंडस्ट्रीज के भारांश को क्रम से जमा कीजिए। कितनी इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, जिनका लगभग कितना वेटेज रहता है, 40%। कितना रहता है, IIP में कितना भारांश रहता है इनका, 40% से ज्यादा क्या रहता है इनका भारांश रहता है। इसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान रहता है, तो सबसे ज्यादा नंबर पे कौन रहता है, रिफाइनरी उत्पाद। कौन होता है, रिफाइनरी उत्पाद। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करूंगा तो कौन आएगा, विद्युत। कौन आएगा, विद्युत। फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर विद्युत है। इसके बाद थर्ड नंबर की बात करूंगा, थर्ड नंबर पर आता है स्टील। क्या आता है, स्टील। कौन सा आता है, स्टील। इसके बाद में कोल आ जाएगा, कोल के बाद कोयला आ जाएगा आपका, और सबसे लास्ट में जाएगा उर्वरक। इस हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा हो रहा है, रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, विद्युत। विद्युत के सेकंड नंबर पे, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। इसके बाद अगला देखो, MSME नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो भाई MSME नीति है वो किस वर्ष लागू की गई थी, बताइए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जवाब कब लागू की गई थी MSME नीति, मैंने अभी बताया था, मीडियम स्मॉल, मीडियम स्मॉल और स्मॉल इंडस्ट्री जो आपकी लागू की गई है MSME नीति, कब लागू की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, कब लागू की गई है MSME नीति। तो MSME नीति कब लागू की गई, 2022 में। कब लागू की गई थी, 2022 में। 2022 में पर्टिकुलर यदि मैं बात करूं आपसे, तो 2022 में कब लागू की गई थी, 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, 17 सितंबर 2022। आगे देखो, इसके बाद राजस्थान के शीर्ष 4 निर्यात वस्तुओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। शीर्ष 4 निर्यात वस्तु, सबसे पहले नंबर पे इंजीनियरिंग वस्तु है, 1 नंबर इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी आपकी जवाहरात है, कौन है, जवाहरात। थर्ड नंबर पे आपका धातु, फोर्थ नंबर पे कपड़ा, 5वें नंबर पे हस्तशिल्प। आंसर आप निकाल लें, मैंने बता दिया आपको 5 शीर्ष निर्यात वस्तु है। पहले इंजीनियरिंग है, सेकंड नंबर पे जवाहरात है, थर्ड नंबर पे धातु है, चौथे नंबर पे कपड़ा, 5वें पे हस्तशिल्प है। आप आंसर इसका सेट कर लेना। इसके बाद अगला देखो, मिशन निर्यातक बनों के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 को की गई, बात बिल्कुल सही है। रिको और उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों सही। क्या आंसर हो जाएगा इसका, दोनों सही। लगा लो आप आंसर। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, 1 जिला एक उत्पाद के असंगत क्रम को पहचानिए। बूंदी चावल के लिए फेमस है, चूरू वुड प्रोडक्ट के लिए फेमस है, नागौर हाथ के उपकरण के लिए फेमस है, करौली कहाँ का है भाई, अपने किसके लिए फेमस है, सैंडस्टोन के लिए फेमस है, ना कि मेहंदी के लिए। किसके लिए, सैंडस्टोन के लिए फेमस है, सोजत की मेहंदी फेमस है भाई, ध्यान रखना इस बात का। आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार मार्च 2024 तक राजस्थान की ऊर्जा क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता है, कितनी क्षमता है भाई, ध्यान रखना कितनी है, 24,784। कितनी है, 24,784। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, आप अगला क्वेश्चन देखो कि PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ये बात सही है कि गलत है, तो ध्यान रखना ये बात भी सही है। इसके बाद
इसका उद्देश्य प्रति महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली करवाना, साथ ही 1 करोड़ घरों में संयंत्र स्थापित करवाना। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके तहत 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया। ये बात भी सही है। तो इसके चारों कथन सही है। क्या है? चारों सही है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो कब लागू की गई थी? 29 सितंबर 2023 को। कब लागू की गई थी? 29 सितंबर 2023 को। ध्यान रखना, ये अक्षय ऊर्जा नीति पूछ रहा है। अक्षय ऊर्जा नीति की यदि मैं बात करूंगा तो वो लागू की 6 अक्टूबर को। कब लागू की? 6 अक्टूबर को। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं 29 अगस्त, 29 सितंबर, ये किसके दे रखे हैं? एक तो हाइड्रोजन नीति आपकी, कौन सी नीति है? हाइड्रोजन। इसके अलावा दूसरी नीति है बायोमास बेस्ट टू एनर्जी नीति। कौन कौन सी है? बायोमास बेस्ट टू एनर्जी। अक्षय ऊर्जा के लिए आंसर क्या होगा? 6 अक्टूबर 2023 होगा। बायोमास बेस्ट टू एनर्जी, इसके अलावा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। इन दोनों के लिए कितनी होगी आपकी? तो क्या होगा? 29 सितंबर 2023। इसके बाद निम्न में से कौन सा विंड पावर प्लांट नहीं है? कौन सा नहीं है? सोडाबंदन जैसलमेर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ है, फलौदी जोधपुर है, पूगल बीकानेर नहीं। क्या नहीं है? पूगल बीकानेर नहीं है। इसके बाद देखो, बायोमास बेस्ट टू एनर्जी नीति कब लागू की? अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। तो कब लागू की थी? 29 सितंबर 2023 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मार्च 2023 तक राजस्थान का सड़क घनत्व कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? तो 88.18 किलोमीटर। जो भारत के सड़क घनत्व से क्या है? कम है। भारत का कितना है? लगभग 166 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि राजस्थान की सड़क घनत्व की बात कर रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कें कौन सी पाई जाती हैं? ध्यान रखना, कौन सी सड़कें? ग्रामीण सड़कें। कौन सी है? ग्रामीण। पहले नंबर पे ग्रामीण है, फिर जला है। क्या है? जला सड़कें। जला सड़कों के बाद आएगी आपकी राज्य स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे के बाद आएंगे आपके नेशनल हाईवे। सबसे लास्ट में नेशनल हाईवे। इसमें सबसे लास्ट में नेशनल हाईवे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 2031-32 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के असंगत लक्ष्य को पहचान करना। भाई देखो क्या कह रहा है? परंपरागत स्रोतों से 28,500 गलत। कितना है? 20,500। कितना लक्ष्य रखा अपन ने? 20,500 मेगावाट का। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा से 23,600, सौर ऊर्जा से 22,200। ये बात सही है। पवन ऊर्जा 18,100, ये गलत है। ये कितना है? 8100 है। कितना है? 8100। इसके अलावा आपके हाइड्रो से कितना लक्ष्य रखा है अपन ने? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। कितना है? 3300। कितना रखा है? 3300। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद असत्य कथन को पहचान की। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 3.46 लाख करोड़ रुपए है। बात बिल्कुल सही है। स्थिर कीमतों पर 6.44 लाख करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर। ये बात बिल्कुल सही है। जीएसयू में सेवा क्षेत्र स्थिर कीमतों पर 43.95% और प्रचलित कीमतों पर 45.07%। ये बात भी सही है। वृद्धि दर 6.36% स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर कितनी रही है? 11.26%। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएंगे। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो बताओ, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की थी? ध्यान रखना, कब लागू की थी? 18 अप्रैल 2022 को। कब लागू की गई थी? 18 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इसका अगला देखो, 18 अप्रैल 2022 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की बात कर रहा है, तो कब लागू की गई थी? ध्यान रखो, 30 नवंबर 2022 को। कब लागू की गई थी? 30 नवंबर 2022 को। इसमें ध्यान रखना कि 25 लाख तक के ऋण पर 9% क्या दी जा रही है? सब्सिडी दी जा रही है। कितने? 25 लाख तक के ऋण पर। और इस साथ में ध्यान रखना, 1 करोड़ यदि आप निवेश करते हो ग्रामीण इकाई के रूप में, तो आपको 10 वर्ष तक SGST का क्या किया जाएगा? पुनर्भरण। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। जो राज्य सरकार लेती है ना SGST, उसका क्या करेगी? पुनर्भरण। ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद जन सूचना पोर्टल तो RTI एक्ट 2005 की धारा 5 नहीं है, धारा 4(2) है। कौन सी है? धारा 4(2). ठीक है, के तहत विकसित किया गया है। इसमें 117 विभाग 344 योजना शामिल है। तीसरा, देश की ऐसी पहली पहल है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ध्यान रखना, कौन कौन से हो गए? 2 और 3 सही हो गए। सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्य पर सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है? व्यापार, होटल, जलपान गृह का। पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे परिवहन है, फोर्थ नंबर पे वित्तीय सेवाएं। इसी क्रम में याद रख लेना अपन। आगे देखो, इसके बाद राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ध्यान रखना, कहाँ की गई है? जोधपुर में की गई है। कहाँ पे की गई है? जोधपुर। पिछली बार का क्वेश्चन था RS का। उसके अलावा आगे ध्यान रखना,
इनोवेशन हब जयपुर जोधपुर कोटा, बात सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा कह रहा है आपका क्या बोलते हैं कि आई स्टार्ट नेक्स्ट है जयपुर बीकानेर जोधपुर और उदयपुर। यहाँ जोधपुर नहीं है, जोधपुर की जगह क्या भरतपुर है, क्या भरतपुर। ठीक है, कौन सा गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, पहला सही हो गया। इसके बाद अगला देखो, राजस्थान फाउंडेशन के बारे में असत्य कथन पहचानिए। प्रवासियों को राज्य के विकास की भागीदारी बढ़ाने की उसकी स्थापना की, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता राज्यपाल महोदय करते हैं, वापस से गलत। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सीएम साहब करते हैं। कौन करते हैं, सीएम साहब। ठीक है, तो ये सेकंड गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला सही स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, देश विदेश के विभिन्न सीईओ की मेंटरशिप के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया, बात बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का आई स्टार्ट फंड, बात गलत है, 10 करोड़ का ये फंड, कितने का, 10 करोड़ का फंड है। 100 करोड़ का क्या है, फंड्स ऑफ फंड्स बनाए गए, कितने, 100 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड से 10 करोड़ का फंड रखा गया, किसके लिए, आई स्टार्ट के लिए। क्लियर है। इसके बाद अगला देखो, तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बजट 2024-25 में घोषित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में कितनी राशि आवंटित की गई है, कितनी राशि आवंटित की गई है, ध्यान रखना कितनी है, 500 करोड़ रुपए, कितनी है, 500 करोड़, इसी बार घोषणा की गई इसकी, इसी बजट में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। इसमें 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 18 से 45 वर्ष तक के शहरी युवा पात्र, गलत, 45 नहीं है, कितने, 18 से 60 वर्ष तक के क्या है, शहरी युवा पात्र हैं इसके लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितना पैसा ब्याज मुक्त प्रदान किया जाता है, कितना पैसा, 50,000 रुपए, कितना पैसा प्रदान किया जाता है, 50,000 रुपए। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन, राजस्थान में कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो स्मार्ट सिटी में कौन कौन शामिल है, काजू, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। कौन कौन से, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। ऑप्शन देख लो इसके, कोटा है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर नहीं है, जोधपुर की जगह क्या आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। आगे देखो, बस 2031 तक राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, तो कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, 27.74% शहरी जनसंख्या हो जाएगी किसी, राजस्थान को। भारत के लगभग 37% के आसपास हो जाएगी। आगे देखो, इसके बाद राजस्थान का कौन सा सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है, कौन सा सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है, बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, जयपुर है। सबसे कम बांसवाड़ा है। यदि मैं झुग्गी झोपड़ियों की बात करूं तो उसमें भी कौन है, पहले नंबर पे जयपुर, सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में भी आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, इसमें प्रतिशत के आधार पर मैं बात करूंगा तो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना पीलीबंगा हो जाएगा। पीलीबंगा का स्पेशल याद रखना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक झुग्गी झोपड़ी वाला कौन है, पीलीबंगा। सर्वाधिक सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला कौन सा है, बांसवाड़ा। इसके बाद अगला देखो, आवासों के निर्माण गुणवत्ता एवं प्रभावी निगरानी रखने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया जाए, तो क्या ऐप है, इसका नाम सजग ऐप, नाम क्या नाम है, सजग। इसके बाद अगला देखो, मुख्यमंत्री सबल योजना किनकी सहायता के लिए चलाई गई, किसकी सहायता के लिए चलाई गई, मुख्यमंत्री संबल योजना विधवा एवं परित्यक्ता की सहायता के लिए। आगे देखो, इसके बाद बाल वाटिका के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका उल्लेख है, बात बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 में इसका उल्लेख है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित 5 से लेकर 8 वर्ष तक की, ये बात गलत है भाई, 4 वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक है, 6 वर्ष तक के बच्चे। कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। इसका अध्यक्षनीय उद्देश्य है, इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की नीति को मजबूत करना है, यह बात सही है। तो देख लो कौन सा, 1 सही और 3 सही। आगे देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना में कक्षा 10 तक के बच्चे शामिल हैं, बात गलत है। कहां तक के बच्चे शामिल है, केवल कक्षा 8 तक के बच्चे शामिल है। ठीक है। राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, सिलवाने के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये प्रदान कर दी, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। आगे देखो, इसके बाद मीना राजू एवं गार्गी के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। मीना राजू मंच कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे शामिल है, बच्चे नहीं है भाई, इसमें केवल बच्चे शामिल है। कौन शामिल है, बच्ची, बच्चे नहीं है। गार्गी मंच में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे शामिल है, बच्चे नहीं है, बच्चियां यहाँ पे, वापस से क्या होंगी, बच्चियां। उसके बाद अगला देखो, इसमें इसका उद्देश्य सामाजिक मुद्दों यथा दहेज, बाल विवाह के संबंध में जागरूकता पैदा करना तथा विद्यालय छोड़ चुकी अनियमित अनामांकित बच्चियों के माता पिताओं को बच्चियों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करना है, ये बात सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें केवल 3 सही है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो आप, बालिकाओं को आत्मरक्षात्मक प्रशिक्षण हेतु रानी लक्ष्मीबाई
रक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना लागू की गई। कौन सी योजना है? सक्षम योजना। वापस से घोषणा की गई इसकी सक्षम योजना की। यह योजना क्या है? यह योजना राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए के द्वारा संचालित सहयोग से संचालित की जा रही है। बात बिल्कुल सही है। दोनों स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे इसके। अगला देखो, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाने हेतु हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल का नाम क्या है? क्या पहल है? इसका नाम शाला सिद्धि। क्या नाम है? शाला सिद्धि। अगला क्वेश्चन देखो, तारा नहीं है, स्टार्स परियोजना भाई। क्या है? स्टार्स परियोजना, STARS। स्टार्स परियोजना भारत सरकार किसकी सहायता से चलाई जा रही है? किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। आगे देखो, जल जीवन मिशन के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई। बात बिल्कुल सही है। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह बात की तो ये केंद्र और राज्य का सहयोग 60:40 है। 60:40 नहीं है, ये कितने? 50:50। क्या है इसका सहयोग? 50:50 है। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना है। यह बात बिल्कुल सही है। इसका अगला देखो, पीएम पोषण योजना के संबंध में कथन पहचानिए। इसका पूर्व नाम मिड डे मील योजना था। ये बात सही है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 100 ग्राम गेहूं चावल, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम गेहूं चावल, 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इसका सभी कथन सत्य है। आगे देखो, इसके बाद मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नवीन नाम पन्ना दया बाल गोपाल योजना करती है। अभी क्या रिसेंट इसका नाम, ठीक है। इसमें सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के 15 ग्राम मिल्क पाउडर तैयार कर 150 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 300 रुपए किलो, 300 नहीं है 400 रुपए किलो, कितने? 400 रुपए किलो मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगे देखो, इसके बाद रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की थी? 1 जनवरी 2024 को। कब प्रारंभ की गई थी? 1 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ध्यान रखना, मातृ वंदना के तहत 5000 रुपए। दूसरा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6000 रुपए। ये 5000 रुपए ये 3 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। 1000, 2000, 3000 करके, सॉरी 1-1000 फिर 3000 करके। इसमें 5 किस्तों में प्रदान की जाती है। कितनी किस्तें? 5 किस्त। राशि कितनी है? 6000 रुपए। ये प्रदान की जाती है 0 से 6 माह तक के बच्चों के लिए, 0 से 6, और ये 0 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। इसका अगला देखो क्या हो जाएगा? इसका सभी शामिल है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद नवीन राज्य महिला नीति, क्या क्वेश्चन कर रहा है? नवीन राज्य महिला नीति कब लागू की गई थी? नवीन राज्य महिला नीति कब लागू की थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को एक बार, कब लागू की गई थी ये नवीन राज्य महिला नीति? तो कब लागू की गई थी? ध्यान रखना, कब लागू की गई थी? 11 अप्रैल 2022 को। नवीन राज्य महिला नीति कब लागू की थी? 11 अप्रैल 2022 को। आगे देखो, इसके बाद महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य अब मिशन शक्ति के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई, सही है। महिला की सुरक्षा संरक्षण शक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना, बात सही है। इसमें केंद्र राज्य का सहयोग 50:50 है, गलत। 60:40 है। कितना है इसमें? 60:40। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्व घाटा 31,491 करोड़, बात सही है। राजकोषीय घाटा 51,029 करोड़ रुपए, ये बात भी सही है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.76% रहा है। सर्वे के हिसाब से पूछ रहा है, किस हिसाब से? सर्वे के हिसाब से 3.76 ये सही है। यदि बजट के हिसाब से पूछा तो जब कितना है? 3.93%। कितना है? 3.93%। तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके? सही है। स्कीम बार बजट 2023-24 में सर्वाधिक आवंटन किस पर किया गया था? सर्वाधिक आवंटन किस पर किया गया? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर किया गया है सर्वाधिक आवंटन। उसके बाद ऊर्जा पर है, फिर ग्रामीण विकास पर है, फिर कृषि से संबंधित सेवाओं पर है। इस तरह से क्या रहा है इसमें आवंटन रहा है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहा है अपना? तो कितना रहा है प्राथमिक घाटा? तो ध्यान रखना, कितना रहा है? 20,427 करोड़। कितना रहा है इसका प्राथमिक घाटा? 20,427 करोड़। कितना घाटा रहा है? 20,427 करोड़। आगे ध्यान रखना, अरे वापस से एक बार इसको देखो, ये क्वेश्चन था आपका, जो ये नवीन महिला नीति है 11 अप्रैल 2021 है। ये कब है? 11 अप्रैल 2021, ठीक है, 2022 नहीं है।
कितना रहा है 20,427 करोड़ क्या रहा है अपना प्राथमिक घाटा, कितना रहा है 20,427 करोड़। इसके बाद अगला देखो, बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा 25,758 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बात बिल्कुल सही है, राजस्व घाटा 70,009 करोड़ रहने का अनुमान है, ये बात बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.93%, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना रहा 3.93%। तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके सही है। आगे देखो इसके बाद, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है, ध्यान रखना किसके सहयोग से, ये अवधि के सहयोग से। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है, किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है, शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एडीबी के सहयोग से, किसके सहयोग से, एडीबी के सहयोग से। टोटल ऐसी 11 परियोजना है, 11 परियोजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है, किसकी सहायता से संचालित की जा रही है, इस बात को आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में सतत विकास परिभाषित किया गया, बात सही है। सतत विकास लक्ष्य की अवधि 2016 से 2030 तक रखी गई, ये बात भी सही है। इसके अलावा इसमें 17 लक्ष्य 169 टारगेट है, ये बात भी सही है। यह 1 जनवरी 2015 को प्रभावी हुए, गलत, 1 जनवरी 2016 के प्रभावी हुए थे, कब हुए थे, 1 जनवरी 2016 को, तो 1, 2, 3 सही हो गए। इसका अगला क्वेश्चन देखो, मिलान कीजिए, गोल 1 लैंगिक समानता, गलत, क्या है इसका, गरीबी का अंत है। गोल 5 लैंगिक समानता है। गोल 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। गोल 10 असमानताओं में कमी लाना है। देख लेना आप, मिला लेना आप आपसे, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, भारत में एसडीजी इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। कौन करता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद अगला देखो, एसडीजी 4.0 के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। तो क्या यह नीति 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, 2023 नहीं 2024 से, कब 2024 में जारी किया गया था, ठीक है, पहले ही गलत हो गया। इसमें 16 गोल 113 संकेतक शामिल थे, बात सही है। राजस्थान का फ्रंट रनर के रूप में 67 रहा है। उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु 69 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य रही, ये बात सही है। लेकिन भारत का स्कोर कितना रहा था, इसमें ध्यान रखना 71 रहा था, कितना रहा था भारत का ओवरऑल स्कोर 71। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है इसका क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता, तो ध्यान रखना कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। राज्य स्तरीय की बात कर रहा है। यदि आपसे जिला स्तरीय की पूछता, जब कौन होता है, कलेक्टर होता है। कौन होता है, कलेक्टर। और इसका जो नोडल विभाग होता है वो कौन होता है, आयोजना विभाग। कौन होता है, आयोजना विभाग, ध्यान रखना कौन होता है, आयोजना विभाग। क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 के संबंध में असत्य कथन पहचानी। इसमें 14 गोल्ड नहीं है, 14 गोल 95 संकेतक शामिल है, बात सही है। जिन्होंने 66.44 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ जिला रहा, ये बात भी सही है। जैसलमेर 50.63 अंकों के साथ न्यूनतम जिला रहा, ये बात भी सही है। राजस्थान के समस्त जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में रही, गलत है ये किस में आ गया, फ्रंट रनर में आ गया। कौन, झुंझुनू, किसमें आ गया, फ्रंट रनर। जो फ्रंट रनर होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो ध्यान रखना 65 से लेकर 99 तक फ्रंट रनर, उससे 100 पे अचीवर होता है। इसके अलावा 50 से लेकर 64 तक क्या रहता है, आपका परफॉर्मेंस रहता है। इसके बाद 50 से कम है यदि किसी का, तो क्या नाम बोलेंगे इसको, एस्पिरेंट। क्या बोलेंगे, एस्पिरेंट। इसका अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग के सहयोग से एक्सेलरेटिव प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मार्च 2024 में कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, जयपुर में। आयोजन विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रोग्राम के सहयोग से जारी राजस्थान खाद्य एवं और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट 2023 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर, तो कौन सा रहा है, हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है, जैसलमेर सबसे लास्ट में रहा है, ठीक है। ये हो गया आपकी पूरी की पूरे बजट और सर्वे के सारे क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए, ठीक है।